हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में देखेंगे हम फार्मूला फिजिक्स के फार्मूला चैप्टर नंबर 1 12वीं का है। पर केवल 12वीं में ही यूज होता है ऐसा नहीं है, ये सारे कंपटीशन एग्जाम में भी ये फार्मूले काम आते हैं। कई कारणों से इनको याद रखना भी बहुत जरूरी हो जाता है ताकि आपके कॉन्सेप्ट वहाँ पर क्लियर हो सके। तो आज हम देखेंगे अध्याय 1 के जो नाम है विद्युत आवेश एवं क्षेत्र, ये चैप्टर का नाम है। इससे रिलेटेड सारे फार्मूले हमको बताएंगे, है ना। फार्मूला में क्या क्या है उसको बताएंगे। तो इन सब फार्मूला को आप अच्छे से याद कर लेना ताकि आपके सारे क्वेश्चन आसानी से बन जाए। क्योंकि फार्मूला याद रहेगा तो आपको क्या फायदा होता है कि आपको जैसे कोई थ्योरम या कोई प्रमेय पूछ दिया गया है तो उस प्रमेय में क्या डेरिवेशन करना है, उसको सिद्ध करना है, तो आपको फार्मूला पता रहेगा तो आप आसानी से सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि लास्ट में क्या निकालना है, क्या आंसर आना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको फार्मूला पता रहता है तो आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि फार्मूला में कौन कौन सी भौतिक राशियां हैं और क्वेश्चन में किसके किसके मान दिए हैं, किसका मान निकालना है, उसके आधार पर आप आंकिक प्रश्नों या न्यूमेरिकल को भी बहुत आसानी से सिद्ध कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला चैप्टर विद्युत आवेश एवं क्षेत्र के जो पहला फार्मूला यहाँ पर है Q बराबर NE, है ना। Q बराबर NE ये आवेश के क्वांटीकरण से आता है। Q यहाँ पर क्या है, आवेश है। N क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या, और E क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश है, जिसका मान होता है 1.6 गुना 10 की घात 19 कूलम, है ना। इलेक्ट्रॉन के का आवेश का मान इतना होता है, माइनस में होता है। प्रोटॉन का आवेश प्लस में होता है। ठीक है, आवेश का मात्रा क्या होता है, कूलम होता है। फिर यहाँ पर है कूलम बल या स्थिर विद्युत बल भी कहते हैं इसको। कूलम बल मतलब दो आवेशों के बीच बल का फार्मूला एसआई पद्धति में F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। 1/4πε0 का संख्यात्मक मान 9 गुना 10 की घात 9 भी होता है, तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये वायु या निर्वात के लिए होगा। यदि आवेशों के बीच वायु निर्वात है तब ऐसा लिखेंगे। पर अन्य माध्यम होने पर, आवेशों के बीच अन्य माध्यम यदि आ जाता है तो उस केस में हमको लिखना पड़ेगा F = 1/4πε0 K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, जहाँ K को कहा जाता है माध्यम का परावैद्युतांक। यहाँ पर जो ε0 है इसको कहते हैं वायु या निर्वात की निरपेक्ष विद्युतशीलता, है ना। निरपेक्ष विद्युतशीलता कहा जाता है। और तो ये तो हुआ यहाँ पर एसआई पद्धति में। दोनों केस में वायु निर्वात के लिए ये लाइन है और अन्य माध्यम के लिए ये वाला, है ना। इसके बदले में आप चाहो तो 9 गुना 10 की घात 9 भी रख सकते हो, के बस यहाँ पर रहेगा। फिर सीजीएस पद्धति में ये फार्मूला क्या हो जाता है, F = Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, है ना, वायु निर्वात के लिए। और अन्य माध्यम के लिए F = Q1 Q2 अपान K R स्क्वायर, जहाँ K क्या है, उस अन्य माध्यम का परावैद्युतांक है। परावैद्युतांक का मान किसी भी पदार्थ के लिए 1 से ज्यादा होता है ना। 1 से ज्यादा होता है, K का मान 1 से ज्यादा। धातु के लिए, है ना, धातु के लिए K का मान क्या होता है, अनंत होता है ना। ये हमेशा याद रखना, है ना। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, धातु के लिए परावैद्युतांक कितना होता है, K = इनफाइनाइट या अनंत होता है। तो क्या रिलेशन होता है यहाँ पर, निर्वात में दो आवेशों के बीच बल और किसी अन्य माध्यम में दो आवेशों के बीच बल का जो अनुपात है वो होता है परावैद्युतांक। और चूंकि इसका मान 1 से ज्यादा होता है इसलिए निर्वात का बल है वो माध्यम के बल से क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, फिर कूलम के नियम का यहाँ पर सदिश रूप भी बताया गया है। सदिश रूप में क्या होता है, सदिश फॉर्म में लिखना रहता है, वेक्टर साइन, है ना, तीर का निशान लगाकर। क्योंकि बल है, बल सदिश राशि होती है तो सदिश को यहाँ पर उसके ऊपर तीर का निशान लगाकर। तो यहाँ पर दो बल दिखाए गए। कूलम के नियम में दो बल होता है, Q1 और Q2 दो आवेश होते हैं। ये दोनों आवेश एक दूसरे पर क्या करते हैं, बल लगाते हैं। तो एक जैसे F21 मतलब पहले के द्वारा दूसरे पर लगाया गया बल, तो 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R21 स्क्वायर R21। तो ये एक क्या है, इकाई सदिश या यूनिट वेक्टर, एकक सदिश भी कहते हैं। तो इकाई सदिश का क्या कर देते हैं, ये पहले ये यहाँ से यहाँ तक था, अब इसमें इकाई सदिश का गुना कर दिए हैं तो क्या बन जाता है, ये सदिश। तो R21 तो सभी जगह 21 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है ना, R21। और दूसरा यहाँ पर है F12, तो ये 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R12 का स्क्वायर R12 यहाँ पर, तो ये भी इकाई सदिश है। फिर यहाँ पर है रेखीय आवेश घनत्व, लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसको लैम्डा से दर्शाते हैं। ये होता है Q अपान L। Q यहाँ पर क्या है, आवेश है, और L क्या है, लंबाई। ठीक है, इसका मात्रा क्या हो जाएगा, कूलम पर मीटर। आवेश का मात्रक कूलम, इसका मात्रक मीटर, तो कूलम पर मीटर। पृष्ठीय आवेश घनत्व तो इसको सिग्मा से दर्शाते हैं। ये होता है Q अपान A, है ना। A क्या है, क्षेत्रफल, इसका मात्रा क्या हो जाएगा, कूलम पर मीटर स्क्वायर।
और आयतन आवेश घनत्व इसको रो से दर्शाते हैं, ये होता है Q अपान V। V क्या है यहाँ पर? आयतन, जिसका मात्रक क्या होता है? घन मीटर। तो ये हो जाएगा कूलाम प्रति घन मीटर या कूलाम मीटर क्यूब। तो ये हुआ यहाँ पर कुछ फार्मूले जिसको हमने अभी देखा। इसके आगे भी हम फार्मूला पूरा इस चैप्टर का देखेंगे। आगे फार्मूला इसमें है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F अपान Q, है ना, बल बटे आवेश होता है, या F बराबर लिखेंगे तो Q इंटू E। यहाँ से इसका मात्रक लिख लो, यहाँ पर न्यूटन पर कूलाम हो जाएगा, है ना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और बिंदु आवेश Q से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला होता है E बराबर 1/4πε0 Q अपान r स्क्वायर। ठीक है। द्विध्रुव आघूर्ण P का फार्मूला होता है Q इंटू 2a। 2a क्या होती है? द्विध्रुव की लंबाई होती है। Q द्विध्रुव के दोनों में से एक आवेश होता है ना। विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में तीव्रता E बराबर होता है 1/4πε0 2p अपान r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर पूरे का स्क्वायर। या यदि r का मान a से बहुत ज्यादा है उस केस में ये a स्क्वायर को नगण्य कर देते हैं, तो E बराबर 1/4πε0 2p अपान r क्यूब हो जाता है। ठीक है। इसी को निरक्षीय स्थिति में यदि हम लिखें तो E बराबर 1/4πε0 p अपान r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर पूरे के घात 3/2। ठीक है। या जब r का मान a से बहुत ज्यादा हो जाता है तो एक स्क्वायर को नगण्य करेंगे तो क्या हो जाएगा? E बराबर 1/4πε0 p अपान r क्यूब। ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ पर 2 नहीं है, यहाँ पर 2 है, तो अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति की तुलना करें तो अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का 2 गुना होता है। फिर यहाँ पर है एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल युग्म, है ना, बल युग्म का आघूर्ण या बल युग्म, इसका मान होता है टाउ इक्वल टू पी साइन थीटा। पी यहाँ पर होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ई होता है यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, थीटा होता है यहाँ पर पी और ई के बीच का कोण। इसको सदिश रूप में लिखेंगे तो टाउ बराबर पी क्रॉस ई, है ना, पी ई साइन थीटा को पी क्रॉस ई भी लिख सकते हैं, दोनों सदिश है, पी भी सदिश है, ई भी सदिश है ना। इसी में एक कंडीशन लगाए, यदि थीटा का मान 0 होगा तो टाउ का मान भी 0 होगा, क्योंकि साइन 0 होता है, तो ये स्थायी संतुलन की स्थिति होती है। थीटा का मान 90 अंश होता है ना, साइन 90 अंश का मान क्या होता है? 1 होता है। तो उस केस में टाउ बराबर क्या बचेगा? पी ई बचेगा, जो कि अधिकतम होता है। और थर्ड केस यहाँ पर थीटा का मान जब यदि 180 अंश रख दिया जाए तो साइन 180 अंश का मान 0 होने से टाउ का मान 0 हो जाता है। ये होता है अस्थायी संतुलन की स्थिति। ठीक है। तो ये कुछ फार्मूले और बचे हैं यहाँ पर, उसको भी हम अभी देखेंगे। कुछ फार्मूले यहाँ पर और है। विद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर ई डॉट डी एस, है ना। फाई ई विद्युत फ्लक्स है जिसका मान होता है ई डॉट डी एस। ये अदिश राशि होती है पर ये दोनों सदिश होती है। ई क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और डी एस क्या है? किसी पृष्ठ का छोटा सा भाग या पृष्ठ का छोटा सा अवयव ले सकते हैं, तो इसका क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल सदिश राशि होती है, तो इसको ऐसा भी लिखते हैं फाई ई बराबर ई डी एस कॉस थीटा, जहां थीटा क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और पृष्ठ डी एस पर अभिलंब के बीच का कोण होता है। इसमें थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगा तो कॉस 90 0 होने से फाई ई बराबर क्या हो जाएगा? 0, है ना। थीटा इक्वल टू 90, है ना, ये समांतर के लिए है। पृष्ठ, है ना, पृष्ठ है, जो पृष्ठ है विद्युत क्षेत्र के समांतर होगा तो फाई ई 0 होगा, थीटा बराबर 0, तो फाई ई बराबर ई डी एस होगा, जो कि मैक्सिमम होगा। इस केस में पृष्ठ है वो विद्युत क्षेत्र के कैसा होगा? लंबवत होगा। फिर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय आता है गॉस प्रमेय। इसका गणितीय रूप फाई ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन 0 होता है, या फाई ई बराबर इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस लिख के क्यू अपान एप्सिलॉन 0 होता है। गॉस प्रमेय आप जानते हैं, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उसमें उपस्थित आवेश का 1/एप्सिलॉन 0 गुना होता है। फिर ये गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग में से कुछ टॉपिक यहाँ पर है। अनंत लंबाई के सीधे आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर लैम्डा अपान 2 पाई एप्सिलॉन 0 r। लैम्डा क्या है? आवेश का रेखीय घनत्व है। एप्सिलॉन 0 को जानते ही आप, वायु निर्वात की निरपेक्ष विद्युतशीलता होती है। और r क्या है? रेखीय आवेश से कितनी दूरी पर, है ना, इस आवेशित तार से कितना दूरी पर है। तो E बराबर लैम्डा अपान 2 पाई एप्सिलॉन 0 r, या इसको सदिश रूप में लिखेंगे तो इकाई सदिश का गुना कर दिया जाता है, ई सदिश, और यहाँ पर एक इकाई सदिश, है ना। इकाई सदिश का गुना करने पर कोई भी अदिश है वो सदिश हो जाता है। फिर यहाँ पर है एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र, ये E बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0। चादर है तो चादर का क्या होगा? क्षेत्रफल होगा, पृष्ठ होगा, इसलिए पृष्ठीय आवेश घनत्व, तो यहाँ पर केवल आवेशित तार था तो तार का केवल क्या होता है? लंबाई होता है, रेखा के जैसा होता है, इसलिए रेखीय आवेश घनत्व। ठीक है। तीसरा यहाँ पर है एक समान आवेशित पतले गोली कवच,
है ना, एक समान आवेशित पतले गोली, कवच या खोल, मतलब खोखला गोला है, उसको आवेश दिया गया है तो उसके 3 स्थिति है, बाहर, पृष्ठ पर और अंदर। बाहर है ना, ये कैपिटल आर क्या है, यहाँ पर गोले की त्रिज्या है, गोली खोल की त्रिज्या, जबकि स्मॉल आर क्या है, गोली खोल के केंद्र से बिंदु की दूरी जहां पर विद्युत क्षेत्र हमको बताना है। ठीक है, तो ये होगा E बराबर 1/4πε0 Q/r², जब r का मान r से ज्यादा, मतलब जो बिंदु जहां पर हमने चुंबकीय विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखी है वो गोले के बाहर, मतलब ये जैसे गोला है तो इसके बाहर यहाँ पर, ठीक है, दूसरा पृष्ठ पर, तीसरा इसके अंदर, है ना। दूसरा यहाँ पर E बराबर 1/4πε0 Q/R², कैपिटल R यहाँ पर इस गोले की त्रिज्या है, ठीक है, ये स्मॉल r इससे दूरी है। तो इस केस में जब पृष्ठ पर होगा तो दोनों बराबर हो जाएगा, स्मॉल r और कैपिटल R, तो ये इतना होगा। और E का मान 0 होगा जब R का मान R से कम, मतलब हम इसके अंदर आ जाते हैं तो अंदर में कोई आवेश नहीं होता है, Q का मान 0 होता है, इसलिए वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है। तो ये अध्याय 1 पर जितने भी फार्मूला था उसको हमने आपको बता दिया। इन फार्मूलों को आप अच्छे से याद कर लीजिए, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से या कोई भी कंपटीशन परीक्षा देते हैं, चाहे वो IIT हो, नीट हो, वो सब के लिए ये फार्मूला बहुत अच्छे से काम आएगा। इसके अलावा जो अन्य लोग देख रहे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है ये, वो भी इसको समझे और याद करें, उनके लिए भी काम आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और यदि आपने हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइक और कमेंट अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।